हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। और आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स पे। ठीक है, ये जुलाई मंथ के करंट अफेयर हैं। इसमें लगभग टॉप 150 क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, इसी के साथ आपको वीडियो के साथ आपको इसकी पीडीएफ भी दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आप यूपी यूपी दिव्य एकेडमी पे जाके एकेडमी पर जाके आप टेलीग्राम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में 150 क्वेश्चन अभी हैं। अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट ज़्यादा मिला तो इसके 150 और क्वेश्चन लाके इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से खत्म कर देंगे। हालांकि इस 150 क्वेश्चन में लगभग आपके क्वेश्चन कवर किए गए हैं। और अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट और कमेंट अच्छा रहा तो हम इसकी एक एक पार्ट और लाके इसको पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे इस मंथ को। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और प्रमुख योजनाओं से संबंधित है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया था? 1 जुलाई को मनाया था। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे किस वर्ष से आयोजित किया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए 2009 से। ठीक है, बीजी राम जी, जिसका पहले नाम मनरेगा था, अभी हाल में इसका नाम क्या बीजी राम जी कर दिया गया है। ठीक है, अधिनियम को किस योजना के स्थान पर लागू किया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए मनरेगा के स्थान पे। ठीक है, बीजी राम, और इसमें पहले क्या था? 100 दिनों का रोजगार, मनरेगा के तहत 100 दिनों का, अब इसके तहत 125 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। ठीक है, तो वही है, कितने दिनों से? 125 दिनों का। ठीक, 1 से 7 जुलाई तक मनाए जाने वाले वन महोत्सव अभियान की शुरुआत 1950 में किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए के एम मुंशी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये पॉलिटी का सेशन है, सेशन में ये सब चीजें बताई जाएंगी। के एम मुंशी कौन थे, क्या क्या चीजें हुई, तो आपको पता होना, वहां बात की जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व जनसंख्या दिवस की जो 2026 की आधिकारिक थीम है, क्या रखी गई है? तो भैया ये युवाओं के लिए है। युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना, और आज और भविष्य के लिए, ये आज और भविष्य के लिए। तो ठीक है, किसकी आकांक्षाओं को? युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। ठीक, ये इसका थीम है। सातवां है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1989 में की गई घोषणा के बाद किस वर्ष से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? अधिकारित 1990 के बाद। ठीक है, 1989 में घोषणा की गई, 1990 में से इसको मनाया जाने लगा। ठीक हो गया। उसके बाद किस तिथि को दुनिया की कुल जनसंख्या आधिकारिक तौर पर 8 अरब को के आंकड़े को पार कर गई थी? तो आपको पता होना चाहिए 15 नवंबर 2022 को। ठीक हो गया, 15 नवंबर 2022 को। ठीक, 15 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व युवा कौशल दिवस 2026 की थीम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि साझा भविष्य हेतु क्या है? कौशल, स्किल फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ठीक, इतना हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर भारत में कौशल भारत मिशन की किस वर्ष शुरुआत की गई थी? जुलाई 2015 में। जुलाई 2015 में, तो 15 जुलाई 2015 को पीएम मोदी द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष 19 जुलाई को राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन द्वारा किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए 25 मई को। ठीक है, 19 जुलाई को राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस और विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। विश्व 25 मई विश्व 25 मई को, और राष्ट्रीय आपका 19 जुलाई को। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अपोलो 11 मिशन के तहत किस वर्ष चंद्रमा पर मानव के पहले कदम की याद में मनाया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1969 में अपोलो यान कहाँ गया था? चंद्रमा में गया था। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में ही 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, यही दो लोग थे ना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज मनाया जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि ये किस वर्ष अपनाया गया था? आपको 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। क्या? राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रीयकरण एक प्रकार से बोल सकते हैं कि कब किया गया था? कि 22 जुलाई 1947 को। ठीक, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस
और अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस दोनों मनाया जाता है। 2 दिवस हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस और कारगिल विजय दिवस। ठीक। और अगर मैं भारत में शीर्ष मैंग्रोव क्षेत्रों का सही क्रम क्या है ये पूछ रहा है, तो आपको पता होना सबसे ज्यादा कहाँ है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव है। दूसरे स्थान पर है गुजरात, तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार, और चौथे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, और पांचवें पे उड़ीसा। ये है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक। तो आपको सबसे पहले आपको पहला पता ही, पहला और दूसरा तो वेस्ट बंगाल और गुजरात तो पता ही होना चाहिए कि सबसे ज्यादा यहाँ पे है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 19 जुलाई को मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 2026 की थीम क्या है? ठीक है, तो आपको पता नहीं चाहिए आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं, जंगल में, और जंगल में ही बाघ रहते हैं, तो आदिवासियों से रिलेट करके आप याद करिएगा। आदिवासी लोगों व स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखते हुए बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। तो भैया अब आदिवासी जब जंगल में रहते हैं तो बाघ भी जंगल में, तो किसको खतरा है? बाघ को, क्योंकि बाघ की जनसंख्या कम होगी, तो इसीलिए उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित करना है। ये आप ऐसे समझते हुए याद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अनुसार भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो आपको पता होना चाहिए 58 टाइगर रिजर्व। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। आपको कौन कौन से नाम पता होना चाहिए? पहला पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत। दूसरा दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व। तीसरा आपको पता होना चाहिए अमानगढ़, और चौथा आपका रानीपुर, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये आपका रानीपुर चित्रकूट में है, ये आपका है बिजनौर में, और आपको दुधवा तो पता है लखीमपुर खीरी, और ये आपका पीलीभीत में है। ठीक है, इतने यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक। उसके बाद अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। राष्ट्रीय समाचार और राज्य नीतियों संबंधित उत्तर प्रदेश विशेष भी इसमें शामिल किया गया है। 1 से 2 जुलाई को आयोजित ई गवर्नेंस के 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, ई गवर्नेंस का 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपको जयपुर राजस्थान में। कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में। ई गवर्नेंस के 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? भाई ई गवर्नेंस किससे संबंधित? शासन प्रशासन है। आपको पता है कार्मिक लोक मंत्रालय का किसके प्रभार, किसका? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के पास है, तो उन्हीं ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 2026 से उत्तर प्रदेश के जिले में राज्यव्यापी स्कूल चले अभियान स्टार्ट किया गया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ से भैया? सहारनपुर से। कहाँ से? सहारनपुर से। ठीक है, सहारनपुर से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है इसका? दूसरे 100% स्कूली नामांकन को हासिल करना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक। 2 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य थीम क्या है? क्या थीम है भैया? थीम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, विकसित भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का हब बनाना। ये इसका थीम है। क्या? 21 जुलाई, 2 जुलाई को एसोचैम का द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, विकसित भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का हब बनाना, ये इसका थीम है। 2 जुलाई 2026 को एक स्वास्थ्य सुरक्षा व जय सुरक्षा के एकीकरण कर वन हेल्थ विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपको पता होना चाहिए चेन्नई में। कहाँ पे? 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? किसके लिए? एक स्वास्थ्य सुरक्षा और जय सुरक्षा को एकीकरण करके वन हेल्थ पर इसका सम्मेलन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय सम्मेलन आपको चेन्नई में पता होना चाहिए। ठीक। 4 जुलाई को पीएम मोदी द्वारा भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन पंचपदरा में किया गया। यह स्थान राजस्थान के किस जिले में है? आपको पता होना चाहिए बालतोरा में। कहाँ पे? बालतोरा में। क्या किसका उद्घाटन किया? ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया पीएम मोदी द्वारा। ठीक। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी पैलियोपाडिया पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भैया ये क्या करता है? सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जीवाश्म जीवों का दस्तावेजीकरण करता है। क्या? ये पैलियोपाडिया पोर्टल क्या करेगा? सभी 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों से जीवाश्म जीवों का दस्तावेजीकरण करेगा। ठीक है, और इसको पैलियो इस पोर्टल को ZSI भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और चेन्नई स्थित किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए NCSCM राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, तो JSI भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक। 29 जून से 3 जुलाई तक राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर पर मॉक ड्रिल पशुजन युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको पता होना चाहिए खारी गांव कहाँ है? विदिशा MP में किया गया। ठीक है, तो मॉक ड्रिल पशुजन युद्ध अभ्यास का कहाँ आयोजन किया गया? खारी गांव विदिशा मध्य प्रदेश में।
5 जुलाई 2026 को अडानी डिफेंस एंड एरो स्पेस द्वारा 25,000 करोड़ की लागत वाली मिसाइल निर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई? पाली, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। कहाँ रखी गई? अडानी डिफेंस एंड एरो स्पेस द्वारा 25,000 करोड़ की, सॉरी 2500 करोड़ है, 2500 करोड़ की लागत की वाली मिसाइल प्रणाली निर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई? पाली, शिवपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। हाल ही में जारी उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 के तहत राज्यों में कितने गीगावाट अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? 2 गीगावाट। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के तहत राज्य को स्टार्टअप हब बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जा रहा है? तो 1,000 करोड़ का। ठीक है, कितने हजार करोड़ का? 1,000 करोड़ का। किस लिए? उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए। ठीक है, किसके तहत? स्टार्टअप नीति 2026 के तहत। ठीक। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के अनुसार राज्य को स्टार्टअप हब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश कितने करोड़ रुपए का AKTU कार्पस फंड स्थापित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि 400 करोड़ का। ठीक, 400 करोड़ का AKTU कार्पस फंड स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के अंतर्गत स्टार्टअप्स के लिए मिलने वाले भरण पोषण को भत्ते को 17,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए 20,000 रुपए प्रति माह 2 वर्ष के लिए। ठीक, प्रति माह 2 वर्ष के लिए किया गया है। ठीक। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 में प्रोटोटाइप अनुदान को 5 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए 10 लाख रुपए। ठीक। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के तहत सीड फंडिंग की राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 15 लाख रुपए। ठीक है, ये सब यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नीतियों से संबंधित खास करके तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य 5 हिरण प्रजातियों वाला राज्य का पहला अभ्यारण्य बन गया? तो आपको पता होना चाहिए कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि बहराइच में पड़ता है। ठीक है, बहराइच और लखीमपुर से रिलेट करता है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया प्रगति कार्यक्रम भारत में किस क्षेत्र द्वारा संचालित सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा? तो आपको पता होना चाहिए निजी क्षेत्र द्वारा। प्रगति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 20,000 ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी के रूप में सशक्त बनाना है, जिससे कितने लाख से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ होगा? तो आपको पता होना चाहिए 20 लाख से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ होगा। ठीक। करूं भैया, सीमांत किसान कौन है? सीमांत किसान की अगर बात करें तो जिसके पास लगभग 1 हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ से तक, ऐसे बोल सकते हैं 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ तक जमीन है, तो वो हो गए सीमांत किसान। और लघु किसान के अंतर्गत 1 हेक्टेयर से लेकर कितना? 2 हेक्टेयर तक, 2 हेक्टेयर तक जिसके पास जमीन है वो कौन हो जाएंगे? लघु किसान के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यानी इतनी जमीन है, अगर कृषि इनके पास इतनी कृषि योग्य जमीन है, इनके पास इतनी कृषि योग्य जमीन है, तो भैया ये लघु हो जाएंगे, ये सीमांत हो जाएंगे। 1 हेक्टेयर तक, यानी 1 हेक्टेयर से कम हो तब भी वो सीमांत, और लघु 1 हेक्टेयर से ज्यादा, 2 हेक्टेयर से कम, ठीक, तो वो सीमांत किसान के अंतर्गत आएंगे। ठीक, सीमांत और लघु किसानों के अंतर्गत आएंगे, इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक। क्वेश्चन है, हाल में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया नाम बदलकर क्या घोषित कर दिया गया? तो भैया आपको पता होना चाहिए कर्तव्य भवन परिसर। क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा का नाम क्या रख दिया गया है? कर्तव्य भवन परिसर रख दिया गया है। ठीक है। हाल में ही डिजिटल स्टेट रिपोर्ट 2025-26 का दूसरा संस्करण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। क्या? डिजिटल स्टेट रिपोर्ट 2025-26। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कोलकाता में उद्घाटित शब्द लोक के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो आपको शब्द लोक पता होना चाहिए भैया। शब्द लोक की है क्या? यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्पित भारत का पहला ड्रमस्यू मल्टीमीडिया इंटरेक्टिव भाषा संग्रहालय है, जिसमें 9 गैलरी और 380 भाषाएं शामिल है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक। अगला, कोलकाता में उद्घाटित शब्दलोक भाषा संग्रहालय राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर के अंदर किस ऐतिहासिक इमारत में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि बेलवेयर हाउस में ये स्थित है। कौन? शब्दलोक भाषा संग्रहालय। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का कौन सा अभ्यारण्य भारत का पहला फ्लेमिंगो अभ्यारण्य होने के साथ साथ भारत के पहले AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आता है। ठीक। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो भैया आपको पता होना चाहिए प्रहलाद जोशी जी बने हैं। ठीक है, जोशी जी ये तो भैया चर्चा में है, तो पक्का क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है। हाल में ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन है भैया?
हरजीत ग्रेवाल जी। कौन है? हरजीत ग्रेवाल जी नए अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के ऐतिहासिक समय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो भैया पहला है, क्या कौन सा सही नहीं है कि इसकी इसकी सर्वप्रथम स्थापना अगर बात करें, ठीक है, तो पहला है सर्वप्रथम इसकी स्थापना 12 जनवरी 1978 को एक गैर सांविधिक संस्था के रूप में इसका गठन किया गया था। बिल्कुल सही है। इसके पहले अध्यक्ष M.R. मसानी थे। बिल्कुल ये भी सही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। ये भी सही है, वैधानिक दर्जा। और क्या गलत क्या है? वैधानिक संस्था के रूप में इसका गठन 17 मई 1992 हुआ, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका गठन कब हुआ था? 17 मई 1993 का इसका गठन हुआ था। तो भैया अल्पसंख्यक आयोग के बारे में पहला अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले M.R. मसानी इसके पहले अध्यक्ष थे, और इसकी सर्वप्रथम स्थापना 12 जनवरी 1978 को हुआ था, और 1992 के तहत इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। ये सारे सही हैं। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय के तहत NCERT द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म ई जादुई पिटारा में कौन से 3 AI बोर्ड्स शामिल किए गए? तो भैया आपको पता होना चाहिए, कथा सारवी, अभिभावक तारा व शिक्षक तारा। यही आपका ये 3 AI बोर्ड शामिल, कथा सारवी, अभिभावक और अभिभावक तारा व शिक्षा तारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 49.44 करोड़ की लागत से 1716 हेक्टेयर वन क्षेत्र में राज्य के पहले तेंदुआ सफारी पार्क की निर्माण की घोषणा की। तो भैया यह पार्क कितने जिलों के वन क्षेत्रों में बनाया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, पीलीभीत और शाहजहांपुर। तो कहाँ बनाया जाएगा तेंदुआ सफारी पार्क? पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। उल्लास उल्लास जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर यूटी बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भैया हाँ, एक पूरा पढ़ते हैं पहले इसको। पूर्ण साक्षर यूटी राज्य या यूटी बनने वाले राज्यों की सूची में 27 मई 2026 को शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन सा बना है? 5वां राज्य तो भैया कौन बना है? सिक्किम बना है। कौन है? सिक्किम 5वां राज्य बन गया, जो पूर्ण रूप से साक्षर है, पूर्ण रूप से साक्षर राज्य है। ठीक है, और किसके तहत? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। ठीक है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत हाल ही में कौन सा राज्य भारत का 7वां पूर्ण साक्षर यूटी या यूटी राज्य या यूटी यानी 6वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुका है? तो भैया आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। ठीक है, तो कौन सा राज्य 6वां राज्य है? उत्तराखंड। इसका कहने का कथन देखो ये है, क्योंकि अभी तक टोटल 7 राज्य और यूटीज हुए हैं। ठीक है, इन 7 राज्यों और यूटीज में देखो 6 तो राज्य हैं, ठीक है, और एक आपका यूटी है, तो कुल कितने हो गए? एक यूटी है, तो कुल कितने हो गए? 7 हो गए। तो यही पूछा है कि 7वां पूर्ण साक्षर राज्य या 6वां पूर्ण साक्षर राज्य, सॉरी, 7वां पूर्ण साक्षर राज्य है यूटी में, यानी राज्य यूटी दोनों में, सातों में, और 6वां पूर्ण राज्य है, तो 6वां पूर्ण कौन सा? उत्तराखंड है। अब आपको अगर मैं राज्य की बात बताऊं तो कौन कौन से पहले स्थान पे आ जाएगा आपका? मिजोरम। पहला है मिजोरम, सबसे पहले मिजोरम बना था। मिजोरम के बाद दूसरा आ जाएगा गोवा। गोवा के बाद तीसरा आ जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आपका आ जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। सिक्किम के बाद आपका आ जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, तो यूटी की बात करें तो यूटी में आपका कौन है भैया? लद्दाख हो गया। अच्छा, इसमें एक कम हो रहा है ना, 1 2 3 4, हाँ, एक आपका HP हिमाचल प्रदेश भी आपका है इसमें। तो टोटल कितने हो गए? सबसे पहला था मिजोरम, मिजोरम के बाद गोवा, गोवा के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद चौथे नंबर पे हिमाचल। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, और लास्ट में ये यूटी क्या है? लद्दाख हो गया। तो आपको टोटल कितने राज्य हो गए? 7। टोटल राज्य और यूटी मिला के 7 हो गए। ठीक है, कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक 3.85 किलोमीटर की लंबाई में फैला भारत का पहला शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे कहाँ बनाया गया? तो भैया आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, पहला शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे कहाँ है? वाराणसी में बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा NHIS का पूर्ण रूप क्या है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण आया है? तो आपको पता होना चाहिए, नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे। क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हाउस होल्ड है, हाउसिंग नहीं है, हाउस होल्ड करना है, हाउस को होल्ड करना है, नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे, ना कि हाउसिंग है, ना ही हेल्थ है, ना ही हाईवे है, क्या है? हाउस होल्ड है। ठीक, उसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी
स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किस प्रतिष्ठित संस्थान के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो आपको पता होना चाहिए आईआईएम इंदौर के साथ हस्ताक्षर किया है। ठीक है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार, ऑटोमेटेड, इसका पहली बात तो फुल फॉर्म याद होना चाहिए अपार का। क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। आईडी बनाने में 2.93 करोड़ से अधिक स्कूली शिक्षा शिक्षा छात्रों के साथ देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो भैया उत्तर प्रदेश रहा है। तो आपको अपार आईडी बनाने में सबसे ज्यादा कहाँ है? तो भैया यूपी है। देश का पहला मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट हाल ही में कमांड हॉस्पिटल में कहा शुरू किया गया? तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में। क्या है? मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट शुरू किया गया है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला है कि भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त चुनिंदा उपहारों और स्मृति चिन्हों की पारदर्शी नीलामी के उद्देश्य से कौन सा नया वेब पोर्टल आरंभ किया गया? तो ई उपहार करके। ठीक है। यानी राष्ट्रपति जी को जो भी उपहार वगैरह मिलता है या स्मृति चिन्ह मिलते हैं, उसकी नीलामी करके नीलामी की जाएगी किस तरह से? पारदर्शी होनी चाहिए। तो वो कौन सा है भैया? ई उपहार पोर्टल है। ई उपहार वेब पोर्टल है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की किस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दानवीर पहल की शुरुआत की गई है? तो आपको पता होना चाहिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। पंचायती राज दानवीर पहल किस लिए है? ग्रामीण विकास और नागरिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए दानवीर पहल शुरू की गई। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ठीक हो गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा नदी पर एक अभिनव इलेक्ट्रिक नाव पायलट परियोजना स्टार्ट की गई? तो भैया वाराणसी है। क्या है? गंगा नदी पर एक अभिनव इलेक्ट्रिक नाव पायलट परियोजना वाराणसी में शुरू की गई। ठीक हो गया। 21 जुलाई 2026 को उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद समान नागरिक संहिता पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन बना? तो एमपी बना है। सबसे पहला राज्य कौन था? उत्तराखंड था। क्या था सबसे पहला? उत्तराखंड, दूसरे पे गुजरात, फिर असम के बाद चौथा राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी संपत्तियों को डिजिटल प्रबंधन हेतु संपत पोर्टल लॉन्च किया गया? तो भैया आपको पता होना चाहिए केरल सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में चौथी राष्ट्रीय उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण सम्मेलन, ठीक है, फोर्थ नेशनल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो भैया कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। क्या है? चौथा राष्ट्रीय उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। ठीक। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन कहाँ किया? 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया। क्या? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में। अब कुछ रिपोर्ट और सूचकांक है उसको देख लेते हैं। इतना आपको देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीजें बनाई गई हैं। ठीक है। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा और आपके व्यूज अच्छे आए जहां आपने शेयर किया, तो इसका मैं सेकंड पार्ट भी दे दूंगा। और सेकंड पार्ट में बेहतरीन क्वेश्चन है, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट प्यार बना रहा तो मैं इसको दूसरा पार्ट भी आपको 5 दिन के अंदर ही डाल दूंगा। ठीक है। चलिए, रिपोर्ट, सूचकांक और समितियां, इंडेक्स और रिपोर्ट। हैम्बर्ग जर्मनी में आयोजित हैम्बर्ग सतत विकास सम्मेलन 2026 का मुख्य थीम क्या है? तो भैया आपको पता चाहिए हम मिलकर सतत विकास का सह निर्माण करते हैं। हम मिलकर सतत विकास का सह निर्माण करते हैं। ओके। ठीक है। यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2026 एसडीजी रिपोर्ट 2026 में कुल 169 सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए 94वें स्थान पर। किस स्थान पर रहा है? यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? 169 देशों में भारत का स्थान रहा है 94वां स्थान रहा है। ठीक है। सतत विकास रिपोर्ट 2026 की वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश पहले शीर्ष पर रहा है? तो भैया पता होना चाहिए फिनलैंड। यही जो इधर ध्रुवीय कंट्रीज है ना, नॉर्थ पोल साइड में, यही सब आते हैं। कभी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, यही हर चीज में टॉप पे रहते हैं। आपने अधिकांश सूचकांक देखा होगा, लगभग यही लोग टॉप पे ही रहते हैं। ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक, बढ़े आगे। चलिए, सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2030 तक निर्धारित 17 लक्ष्यों एसडीजी में से कितने लक्ष्य वर्तमान में पूरी तरह से सही राह पर हैं? तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एक भी नहीं, बड़ा अच्छा सा आंसर है। 17 में से एक भी लक्ष्य पूरा होने की राह पर नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2026 में 169 देशों की सूची में सबसे निचले पायदान पर कौन है भैया? सूडान है। भैया सूडान है। ये पहले ही बहुत ज्यादा गरीबी से, आतंकवाद से जूझ रहा देश है।
साउथ अफ्रीका का देश है, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? खार्तूम है। खार्तूम इसकी राजधानी हो गया, ठीक। उसके बाद यूएन बहुपक्षवाद, यूएन मल्टीलेटरिज्म, ठीक है, मल्टीलेटरिज्म सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पे हुआ है? प्रथम स्थान पर है, ठीक है। यूएन बहुपक्षवाद में कौन सा स्थान पर, कौन सा देश शीर्ष स्थान पे? तो आपको पता होना चाहिए बारबाडोसा, बारबाडोस, ठीक है, बारबाडोस। ये कहाँ है? बेसिकली बारबाडोस आपको उत्तरी कॉन्टिनेंट और दक्षिणी कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी कॉन्टिनेंट के बीच में मिलेगा, ठीक है, बारबाडोस, ठीक। उसके बाद सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत को 100 में से कुल कितना वैश्विक औसत स्कोर प्राप्त हुआ है? तो भैया आपको पता होना चाहिए 68.3, जबकि भारत का स्कोर 68.3 अंक वैश्विक औसत स्कोर रहा है। औसत स्कोर 65 है, जबकि भारत को 68.3 है, ठीक है। यानी वैश्विक अगर स्कोर देखा जाए, भारत का नहीं, कुल टोटल वैश्विक देखा तो 65 है, और भारत को वैश्विक स्तर पर 68.3 अंक मिले हैं, ठीक है। चलिए, ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को किस स्थान पर रैंक मिला? 125वां स्थान है। क्या? ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। पहली बात तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स किसने जारी किया? ये आपको पता है, ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन द्वारा जारी किया गया है। और भारत का स्थान कौन सा है? 125वां स्थान पर है, ठीक। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के 10 सबसे हैप्पी शहरों में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है जिसे छठा स्थान मिला है? तो भैया वो है जयपुर है। कौन सा है? सॉरी, हाँ, जयपुर है, ओके। और पहले स्थान पे कौन है? लंदन पहले स्थान पे, लंदन पहले स्थान पे है। भारत का एक शहर है जयपुर, जो कि छठवें स्थान पर मिला है उसका, ठीक है। एकमात्र, एकमात्र शहर शामिल है भारत का 10 टॉप 10 में, ठीक है। कौन है? जयपुर। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। अगला है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन बढ़कर कितने करोड़ हो गया? तो भैया ये भी आपको पता होना चाहिए, कितने करोड़ हो गया? आपको 4.5 करोड़ हो गया, ठीक। AISHE रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2023-24 में भारत का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER 18 से 23 वर्ष कितना दर्ज किया गया? तो आपको पता होना चाहिए 30। क्वेश्चन है, AISHE रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक GPI वर्ष 2023-24 में कितना दर्ज हुआ? 1.08, ठीक है, 1.08 दर्ज हुआ, ठीक है। AISHE रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार इतिहास में पहली बार STEM विज्ञान प्रौद्योगिकी, एस मतलब ये है, एस मतलब साइंस, टी मतलब टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, ई मतलब इंजीनियरिंग और एम मतलब मैथ पाठ्यक्रमों में कुल नामांकन 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर कितना पहुंच गया भैया? 1.02 करोड़, ठीक है, ये पहुंच गया। नीति आयोग द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में निवेश क्षमता की जांच करने के लिए हाल ही में पहली बार लॉन्च किया गया निवेश अनुकूलता सूचकांक कितने स्तंभों और संकेतकों पर आधारित है? तो भैया आपको पता होना चाहिए 8 स्तंभ 84 संकेतक। क्या है? केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवेश क्षमता को जांचने के लिए ये लॉन्च किया गया, क्या? और इसके लिए एक नियतांक जारी किया गया, तो उसमें क्या है? 8 स्तंभ और 84 संकेतक पर आधारित है, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक में बड़े राज्यों कुल 17 की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर स्थान पर रहा? तो भैया गुजरात। कौन सा स्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? किसमें? निवेश अनुकूलता सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि निवेश अनुकूलता सूचकांक में पहाड़ी व उत्तर पूर्वी राज्यों, जिसमें 11 राज्य आते हैं, की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर हासिल करने वाला कौन सा राज्य है? तो भैया कौन है? उत्तराखंड है, उत्तराखंड। यूटी, और यूटी में, ठीक है, ये नहीं है, उत्तराखंड आंसर हो गया हमारा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवेश अनुकूलता सूचकांक के बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश, यूपी कुल 48.5 अंकों के साथ किस स्थान पर रहा है, जिसे अग्रणी, ठीक है, श्रेणी में रखा गया है? तो आपका है 8वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 8वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निवेश अनुकूलता सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में 41.2 अंकों के साथ सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? तो भैया बिहार है, बिहार, ठीक है। पहाड़ी राज्यों में नागालैंड और यूटी में लक्षद्वीप सबसे अंतिम स्थान पर है, ठीक है। पहाड़ी राज्यों में कौन है अंतिम पे?
नागालैंड और यूटी में लक्षद्वीप अंतिम स्थान पे है। ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स मार्च 2025 के 67 अंक से बढ़कर अब कितने अंक तक पहुंच गया? तो भैया 70 है। कितना है? 70 है। किसमें? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में 67 से बढ़कर 70 अंक पे पहुंच गया है। पर्यावरण मंत्रालय की वॉन चैलेंज पर जारी दूसरी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कितने मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंडस्केप FLR हासिल कर अपना प्रारंभिक लक्ष्य प्राप्त कर लिए? तो भैया कितना है? 21.7 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 21.7 मिलियन हेक्टेयर ये लक्ष्य हासिल कर लिया है भारत ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की वॉन चैलेंज प्रगति रिपोर्ट के अंतर्गत मुख्य उपलब्धियों के संदर्भ में कौन से आंकड़ा सही नहीं है? नहीं पूछा है तो भैया सीधी सी बात है, ऑप्शन इसमें पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 27 मिलियन हेक्टेयर भूमि उपचारित की गई है, बिल्कुल सही है। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 1.7 लाख हेक्टेयर भूमि का पुनर्स्थापना हुआ है, बिल्कुल सही है। कैंपा के तहत पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टेयर वनीकरण किया गया, ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे ये बोला है कि 10 मिलियन से अधिक जियो टैग नेचुरल रिसोर्स एसेट का निर्माण हुआ है, नहीं। ठीक है, अगर देखा जाए तो भैया क्या है इसमें? इसमें है 61.3 मिलियन से अधिक जियो टैग स्टेट्स बने हैं। कितना? 61.3 मिलियन से अधिक जियो टैग स्टेट्स बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वॉन चैलेंज के तहत फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन FLR में प्रदर्शन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? यानी फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो वही तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉन चैलेंज प्रगति रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 शीर्ष राज्यों का सही क्रम क्या है? घटते क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो भैया सबसे बढ़िया अभी हमने पढ़ा था तेलंगाना, तो बाकी सारे ऑप्शन तो गलत हो गए, डी हो सकता है। तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ना कि गुजरात है। तो भैया वॉन चैलेंज प्रगति रिपोर्ट में पहले स्थान तेलंगाना, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे MP और पांचवें पे उड़ीसा आपका सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 6 सदस्यीय परीक्षा सुधार कार्यक्रम सुधार कार्यबल यानी एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भैया ये क्या होने? नंदन नीलेकणी है। नंदन नीलेकणी है। नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय परीक्षा सुधार कार्यबल ये एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स के सदस्यों की सूची में कौन सा नाम या पद सही सुमेलित नहीं है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया कौन कौन है। ये कौन है भैया? एक डॉक्टर वी कामाकोटी, ये भैया निदेशक IIT मद्रास के हैं, बिल्कुल। S सोमनाथ, ये अध्यक्ष इसरो के रहे, ये भी सही है। अनीता करवाल पूर्व अध्यक्ष CBSE के रहे, ये भी सही है। तपन डेका, भैया तपन डेका ये क्या है? ये रॉ के ये रॉ के वो हैं। ठीक है तपन डेका रॉ के नहीं है, ये रॉ सुना है कि IB के वो हैं, क्या है? IB के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व प्रमुख रहे हैं। तो टपन डेका IB से रिलेटेड, ना कि रॉ से रिलेटेड। ठीक। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी मसौदे के अनुसार पश्चिमी घाट का प्रस्तावित प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESA कुल कितने राज्यों के 56825.7 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है? तो आपको पता होना चाहिए 6 राज्य हैं। क्या है? 6 राज्य हैं। 6 राज्य जिसमें से कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गोवा व गुजरात हैं। क्या है? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी मसौदे के अनुसार पश्चिमी घाट का प्रस्तावित प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से राज्यों के अंतर्गत आता है? 6 राज्यों को, वो हमने देख लिया। कर्नाटक है, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गोवा और गुजरात। जो भी पश्चिमी घाट हमारा है, इधर का हिस्सा भारत के दक्षिण भारत का, वो सारे ही ऊपर से नीचे तक सारे ही राज्य उसमें शामिल हैं। पश्चिमी घाट के प्रस्तावित प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के तहत सर्वाधिक क्षेत्रफल के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसमें है? कर्नाटक में शामिल है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। NCRB द्वारा जारी साइबर अपराध डेटा के अनुसार 2024 में सर्वाधिक साइबर अपराध के मामलों के साथ भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो आपको पता होना चाहिए तेलंगाना है। कौन सा राज्य है? तेलंगाना साइबर अपराध के मामलों में सबसे पहले स्थान पर रहा है। NCRB द्वारा जारी 2024 के डेटा के अनुसार भारत में कुल साइबर अपराध के मामले में 2020 से 50,035 से बढ़कर 2024 में कितना हो गया है भैया? 1,01,928, 1,01,928 हो गया है। ठीक है, 2020 से 24 के बीच में बताइए 4 साल में कितना मामला बढ़ गया। आगे है NCRB के साइबर अपराध डेटा के
2024 के अनुसार सर्वाधिक अपराध साइबर अपराध के मामले में सूची में उत्तर प्रदेश 11,073 मामलों के साथ देश में किस स्थान पे, तो भैया तीसरे स्थान पे है। ठीक है, पहले स्थान पे हमने देखा था तेलंगाना है, तीसरे स्थान पे यूपी है, और कुल मामले अभी तक 25-24 तक का, 20 से 24 तक में 1,01,928 है। ठीक हो गया। अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सम्मेलन, वैश्विक सम्मेलन और नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 1 से 3 जुलाई 2026 को अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में 16वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापानी प्रधानमंत्री कौन है भैया? ये कौन आई? सनाए सनाए तकाइची। सनाई तकाइची, ये जो कि जापान की पीएम बनी है, जापान की पीएम है जो भारत आई। ठीक, क्या नाम है? सनाए तकाइची। ठीक। जुलाई 2026 में भारत और जापान के बीच हुए द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो भैया 129 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। 6 से 7 जुलाई 2026 को 2 दिवसीय ब्रिक्स नशीली दवा विरोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक, ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसी, इस मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया? तो भैया आपको पता है जो गुवाहाटी आसाम में किया गया। कहाँ पे? गुवाहाटी आसाम में किया गया। ठीक। जिनेवा 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 स्विट्जरलैंड में आयोजित एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो आपको पता है कीर्ति वर्धन द्वारा किया गया। ठीक है। हाल ही में भारत की यूपीआई सेवाओं को एथेंस में यूरो बैंक और एनआईपीएल की साझेदारी के साथ किस देश में शुरू किया गया? तो आपको पता है कि एथेंस जो है ग्रीस की क्या है? राजधानी है। कल ही हमने, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा है, जो मैप में पढ़ा, तो भैया ग्रीस जो है, एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी हो गया है। ठीक है। तो ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei के अंतिम संस्कार में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? तो आपको पता होना चाहिए कौन है। विदेश राज्य मंत्री बबीता मार्गरेटा व लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन इसमें शामिल हुए थे। ठीक है। हाल ही में ये जो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हुसैन है, ये सेवानिवृत्त हैं। ठीक। हाल ही में केइको फुजिमोरी किस देश की 10वीं राष्ट्रपति बनी है? तो भैया आपको पता है पेरू की। कहाँ की? पेरू की। कौन है? केइको फुजिमोरी। केइको फुजिमोरी कहाँ की बनी है? पेरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 11 जुलाई 2026 तक किन 3 देशों की आधिकारिक यात्रा की, जिसमें से 6 से 8 जुलाई तक उनकी इंडोनेशिया की चौथी यात्रा शामिल थी? तो आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया की, फिर ऑस्ट्रेलिया की, फिर न्यूजीलैंड की। कहाँ कहाँ गए? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक गए। ठीक हो गया आपको ये क्वेश्चन कंफर्म? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए थे, और इंडोनेशिया की इनकी चौथी यात्रा थी ये। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2026 में इंडोनेशिया यात्रा के दौरान पीएम मोदी नरेंद्र मोदी को वहां के संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने। यह संबोधन इंडोनेशिया के किस शहर में हुआ? तो भैया आपको पता है जकार्ता, जकार्ता में हुआ। ठीक है। संबोधन कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया के संसद को संबोधित करने वाले पहले पीएम बने। ठीक। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भैया आपको पता होना चाहिए बिनटैंग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द इंडोनेशिया। बिनटैंग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रवानन मंदिर के पुनरुद्धार की घोषणा में सहायता की घोषणा की गई। ठीक है। प्रभानन मंदिर के पुनरुद्धार में सहायता की घोषणा की गई। यह मंदिर कहाँ स्थित है? भैया ये मंदिर है योगकार्ता में स्थित है। ठीक है, योगकार्ता में। 8 से 10 जुलाई 2026 तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने मेलबर्न में किस ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो आपको पता होना चाहिए कौन है वहां पे? एंथनी अल्बनीज वहां के पीएम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 से 11 जुलाई 2026 को ऑकलैंड की यात्रा के दौरान पीएम मोदी पिछले 40 वर्षों में किस देश की यात्रा करने वाले पहले पीएम बने, जहां रणनीतिक भागीदारी रोड मैप 2030 घोषित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। पीएम मोदी न्यूजीलैंड की यात्रा के दौरान 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया? तो भैया 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान कीवी फ्रूट एक्शन प्लान के तहत न्यूजीलैंड और भारत के किस राज्य में कीवी फ्रूट के 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड। कहाँ पे? कीवी सेंटर
किस राज्य में कीवी फ्रूट सेंटर के दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा? तो उत्तराखंड में आपका ऐसा होगा। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के द्वारा संयुक्त रूप से मानस और महाभारत नामक अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपको बिस्केक किर्गिस्तान में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 से 25 जुलाई 2026 तक पूर्वी यूरोप के किन 3 देशों की राजकीय यात्रा की? जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की मालदोवा और उत्तर मैसिडोनिया की पहली यात्रा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मालदोवा, उत्तर मैसिडोनिया व रोमानिया, ठीक है, 3 देशों में गई थी। तो पहला एक तो मालदोवा हो गया, उत्तर मैसिडोनिया, तीसरा देश था रोमानिया। ठीक है, कल इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में इस सब के बारे में, इसकी राजधानियां और इसके मुद्राओं के बारे में भी हमने देखा था। ठीक है, जिसको चाहिए ये सब देश कहाँ मैप में से, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोप यात्रा के संदर्भ में मोल्दोवा देश की राजधानी और वहां के राष्ट्रपति का सही युग्म कौन सा है? तो भैया आपको पता होना चाहिए कि भैया इसका किनसाऊ, इसकी क्या है, किनसाऊ इसकी राजधानी है, और मिया सैंडू इसके क्या है, राष्ट्रपति हैं। ठीक, राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा के दौरान चर्चा में रहा स्कोपेज शहर उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी होने के साथ साथ किस महान विभूति की जन्म स्थान भी रहा है? तो आपको पता होना चाहिए मदर टेरेसा। ठीक है, कहाँ? स्कोप से। ठीक है, कहाँ है? मोल्दोवा में। कहाँ है? सॉरी, ये इसको स्कोपजी तो आपका यहाँ पे उत्तरी में, नॉर्थ मैसेडोनिया में है, उत्तर मैसेडोनिया में है आपका। ठीक है, तो मदर टेरेसा कहाँ के रहने वाली थी? उत्तरी मैसेडोनिया के रहने वाली। ठीक हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोप यात्रा के तीसरे चरण के दौरान चर्चा में रहे देश रोमानिया की राजधानी क्या है? तो आपको कल ही हमने बताया था, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। क्या है? बुखारेस्ट है। 6 से 8 जुलाई तक भारत की अध्यक्षता यू अंकटाड उपभोक्ता संरक्षण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको पता होना चाहिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में चुनावों के बाद लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन। कहाँ के? लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम कहाँ के पीएम बने? ब्रिटेन के। ठीक है, एंडी बर्नहैम पीएम कहाँ के बने हैं? ब्रिटेन के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जुलाई 2026 की रोमानिया यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। वर्तमान में रोमानिया के राष्ट्रपति कौन है? तो भैया निकोसोर डेन। ये आपको, ये सब जितने भी राष्ट्रपति हैं जो चर्चा में रहे थे, इनके राष्ट्रपति और यहाँ की राजधानी आपको जरूर याद होनी चाहिए। अक्सर क्वेश्चन 90%, 99% क्वेश्चन यहीं से आता है कि जहां जहां जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री हैं या मोदी जी हैं, या प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, या फिर भारत के राष्ट्रपति हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा चर्चित व्यक्ति जिन्होंने किसी देश की यात्रा की है, तो वहां के राष्ट्रपति और वहां की राजधानी चर्चा में आ जाती है। और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वनडे एग्जाम्स होते हैं वहां पे डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया, रोमानिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है जिसका उल्लेख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के विवरण में किया गया? तो भैया क्या है? रोमानियन ल्यू उसकी आधिकारिक मुद्रा है। 20 जुलाई 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर गठित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की चेतावनी रिपोर्ट में चर्चा में रही। इस 40 सदस्यीय पैनल के सह अध्यक्षों में नोबेल विजेता मारिया रेसा के साथ दूसरे व्यक्ति कौन है? तो भैया येसुआ बेंगिया उसके दूसरे सह कर्मी रहे हैं, सह अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, 15 जुलाई 2026 को भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक व व्यापार समझौता सीईपीए यानी मुक्त व्यापार समझौता आधिकारिक रूप से लागू हुआ? तो भैया भारत और ब्रिटेन के बीच में 15 जुलाई 2026 को ये पूरी तरह से लागू होगा, ब्रिटेन और भारत के बीच में। ठीक है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के तहत 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 55 से 60 अरब डॉलर से बढ़ाकर कितने करना है? तो भैया 100 अरब डॉलर करना है। हाल ही में ब्रिटेन सरकार में पहले एआई मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक का अभी तक का। कनिष्क नारायण। कौन है कनिष्क नारायण? जो भारतीय मूल के हैं। पहले एआई मंत्री, एआई मिनिस्टर कौन है? ठीक है, अब देखो एआई मिनिस्टर, अभी तक हमारे देश में भी एआई मिनिस्टर नहीं है, हो सकता है आगे एआई का और ज्यादा इनोवेशन हो तो उसके लिए भी कोई मंत्री बनाना पड़े जो उसकी देखरेख करे। तो भैया पहले एआई मंत्री कौन है? कनिष्क नारायण, जो भारतीय मूल के हैं। कहाँ के? यूके में ऐसा हुआ है। हाल ही में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दी? तो भैया वो है फ्रांस है। ठीक है, भारत में भी ऐसा बहुत जल्दी से जल्दी करना चाहिए। ठीक है,
हाल ही में किस यूरोपीय देश ने जंगल की आग के भीषण प्रकोप के कारण अपने यहाँ आपातकाल लगा दिए? तो वो कौन सा देश था? स्पेन था। कौन सा देश है? स्पेन है। स्पेन, कल स्पेन भी हमने देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 से 29 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026, ठीक है, के लिए भारत ने किस देश को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो वो है बांग्लादेश। किसको आमंत्रित किया है? बांग्लादेश को। हाल ही में पी आर सुब्रमण्यन के स्थान पर नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने? तो भैया अनुराग जैन बने हैं, अनुराग जैन। ठीक है, तो बी आर सुब्रमण्यम के स्थान पर नीति आयोग के कौन है मुख्य सीईओ कौन है, या ऐसे बोल सकते हैं नीति आयोग में सीईओ कौन है इस टाइम पे? अनुराग जैन है। किसके स्थान पर? बी आर सुब्रमण्यम के स्थान पर। ठीक है, हाल ही में सुमन बेरी के स्थान पर नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उपाध्यक्ष कौन थे? सुमन बेरी थे। अब किसे नियुक्त किया गया? अशोक लाहिड़ी को। किसको? अशोक, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी को अपॉइंट किया गया है। तो नीति आयोग के इतिहास का मैं अब तक के उपाध्यक्षों का अगर सही क्रम बताऊं तो भैया सबसे पहले डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। दूसरे पे डॉक्टर राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया हो गए, डॉक्टर राजीव, तीसरे पे सुमन बेरी, चौथे ये चौथे हैं डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, चौथे हैं। तो आपको ये सारे के सारे उपाध्यक्षों के नाम पता होने चाहिए। क्या क्या? अरविंद पनगड़िया, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर सुमन बेरी और डॉक्टर अशोक लाहिड़ी। ठीक। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी यानी रोम संधि से अपना नाम वापस लिए? तो वो भैया वेनेजुएला है, जिसने अपना अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपना नाम वापस ले लिया है। ठीक है, चलिए इसका मुख्यालय क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? द नीदरलैंड द हेग में है। ठीक। 22 से 23 जुलाई 2026 को मनीला या फिलीपींस में आयोजित 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का किसके द्वारा किया गया? तो आपको पता होना चाहिए विदेश मंत्री जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए थे। ये है 127वां क्वेश्चन है। मई 2026 में आयोजित 48वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन फिलीपींस के किस शहर में हुआ? तो आपको पता होना चाहिए सेबू में। कहाँ हुआ? फिलीपींस के सेबू शहर में आसियान शिखर सम्मेलन 48वां आयोजित किया गया। और कौन गया था भारत की तरफ से? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए थे। आगामी 49वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 नवंबर 2026 को कहां प्रस्तावित है भैया? तो आपको पता है ये मनीला फिलीपींस में प्रस्तावित है। ठीक है, पांचवी बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, पांचवी बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? तो भैया नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। उसके विज्ञान में पर्यावरण से संबंधित कुछ चीजें हैं, उसको देख लेते हैं फटाफट। हाल ही में चर्चा में रहा हाल ही में चर्चा में रहा I2CASEA नई पनडुब्बी केबल प्रणाली सबमरीन केबल सिस्टम सिंगापुर से भारत के किस स्थान तक 3600 किलोमीटर की लंबाई में कनेक्टिविटी हेतु लाई गई है? तो आपको पता होना चाहिए मछलीपट्टनम भारत में स्थित है। ठीक, मछलीपट्टनम जो कि पूर्वी पूर्वी तट पे स्थित है। 1 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के किस हेलीपैड पर भारत ने हेलीकॉप्टर संचालन के लिए अपनी पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया को मंजूरी दी है? तो आपको बताना चाहिए उदावल्ली हेलीपोर्ट। ठीक है, उदावल्ली हेलीपोर्ट। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है जिसके लॉन्च की तैयारी की जा रही? तो आपको पता है विक्रम 1। ठीक है, 17 जुलाई 2026 को पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच संचालित की गई? तो आपको पता होना चाहिए कि जिंद से सोनीपत के बीच पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, हरियाणा में शुरू की गई भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर चली, बिल्कुल सही है। इस ट्रेन में कुल 10 कोच हैं, बिल्कुल 2 हाइड्रोजन पावर ड्राइविंग कार और 8 यात्री कोच, ये भी सही है। इसकी यात्रा क्षमता लगभग 2600 यात्रियों की, ये भी सही है। इस ट्रेन की औसत गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये गलत है क्योंकि इसकी लगभग गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। ठीक, भारतीय रेलवे कितने प्रतिशत रेलवे विद्युतीकरण हासिल कर स्विट्जरलैंड 100% के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन गया है? तो आपको बताऊं 99.6% भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा BOHR बीटा वोल्टेक ऑर्बिटल हाई रियलिबिलिटी रिलायबिलिटी। ठीक है, हाई बीटा वोल्टेक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी
विश्व का पहला व्यावसायिक न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट है, यह किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व का पहला व्यावसायिक न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर से चलेगा वो। तो किसने विकसित किया भैया? सिटी लैब्स ने। तो किसने? सिटी लैब्स फ्लोरिडा ने विकसित किया है, ठीक। भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मौजूद करने के लिए 15 जुलाई 2026 को सेमीकॉन 2.0 का शुरुआत किया गया। इसमें कितने करोड़ रुपए के खर्च की रखा गया है? तो भैया 1,27,500 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। सेमीकॉन कार्यक्रम के संदर्भ में ऐतिहासिक आंकड़ों पर विचार करें तो सेमीकॉन 1.0 कार्यक्रम के साथ 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किस वर्ष में स्टार्ट की गई, वर्ष या महीने में स्टार्ट की गई? तो आपको पता होना चाहिए दिसंबर 2024 में इसको स्टार्ट किया, किसको? सेमीकॉन कार्यक्रम 1.0, ठीक। हाल ही में भारत की पहली अनुमोदित डेंगू वैक्सीन चर्चा में रही, जिसे टेकेडा टेक टेकेडा कंपनी द्वारा विकसित किया गया। इस वैक्सीन का आधिकारिक नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए क्यूडेंगा, 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 ठीक है। इसी के साथ ये 139 की सीरीज आपकी खत्म होती है। इसमें शायद 11 क्वेश्चन ऐड नहीं है, वो आपको नेक्स्ट सीरीज में दे दी जाएगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। अगली वीडियोस आपके लाइक और शेयर पे होगा। जितने आपके कमेंट आएंगे और कि सेकंड पार्ट चाहिए तो आपके सेकंड पार्ट डाल देगा। हालांकि ये इतना तो आपको करना ही करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।